हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत अच्छा चैप्टर है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले ना जरा ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो, द फिनोमिना ऑफ जर्मिनेटिंग करंट और ईएमएफ इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ इतना ही समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसके अंदर आप क्या करते हो, करंट या फिर ईएमएफ को जनरेट करते हो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, यानी कि जब किसी वायर की लूप को, वायर की लूप का मतलब क्या है कि आपने क्या लिया, कोई वायर ली, उसको किसी भी शेप के अंदर आपने बना लिया, चाहे उस वायर को आपने इस शेप के अंदर बना लिया, चाहे उस वायर को आपने ऐसे सर्कल शेप के अंदर मोड़ लिया, तो वो क्या बन जाती है, आपकी एक लूप बन जाती है। ठीक है, तो जब आप इस लूप को क्या करोगे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, यानी बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही है, यानी आपने ये लूप रख दी। सपोज मेरा हाथ ये लूप था, इसके ऊपर आपने बाहर से स्विच ऑन करा, मैग्नेटिक फील्ड आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास में इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जो मैंने करंट और ईएमएफ लिखा हुआ है ना, असल में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। और जो फिनोमिना होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करने का, वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आगे चलें। अरे डस्टर कहां चला गया, एक सेकेंड, चलो डस्टर को भी देखेंगे हम। हाँ, आगे चलते हैं। आगे हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले ना जरा फ्लक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो इस तरीके से हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये फाई होता है ना, इससे हम क्या करते हैं, फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो ये फ्लक्स होता है ना आपका, इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए के बराबर, यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपके पास में फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, सो बी डॉट ए क्या कहलाता है, आपका फ्लक्स कहलाता है। और जब हम वेक्टर किसको बोलते हैं, अगर किसी भी आपके पास सिंबल के ऊपर इस तरीके से एरो लगा हुआ हो तो वो क्या होता है, आपका वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, जब इस डॉट को हम हटा देते हैं तो ये बन जाता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास में, बी ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, आगे चले। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ना, वो कहलाता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसीलिए मैं बता रही थी इस फ्लक्स के बारे में, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही क्या कहलाता है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। यानी जब फ्लक्स चेंज होता है तभी क्या होती है, आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अब देखो, फ्लक्स के फॉर्मूले में बी है, बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ए का मतलब होता है एरिया, और यहां पर एक थीटा और है। अब इस थीटा का क्या लेना देना है कि मान लिया कि सपोज आपके ऊपर ना ऐसे ना आपने क्या कर रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ऐसे पास कर रही थी। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर आपने क्या रख दी, कोई कॉइल रख दी। सपोज मैंने इस कॉइल को ऐसे रखा हुआ है। अब इससे ज्यादा मेरे हाथ वाले तरीके से समझो कि मान लिया मैंने पहले केस के अंदर क्या रखा हुआ है, इस कॉइल को कुछ ऐसे रखा हुआ है। ये मैंने ऐसे दिखाई हुई है, पर इसको मैं इस तरीके से दिखा नहीं सकती थी ना बोर्ड से बाहर, तो यानी कॉइल ना कुछ इस तरीके से रखी हुई है। अब इस कॉइल के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है। इस कॉइल के परपेंडिकुलर, यानी कि सपोज ये वेक्टर आपका इसके तो परपेंडिकुलर, देखो मेरे हाथ के साथ में 90 डिग्री के एंगल बना रही है ना ये लाइन, और इसको हम बोलते हैं एन वेक्टर। ठीक है, और ये क्या था, आपके पास में प्लेन था। ठीक है, प्लेन का मतलब जो भी आपने कॉइल रखी है उसके अंदर वाले एरिया को हम क्या बोल देते हैं, प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वायर, सिर्फ देखो आपके पास में वायर की तो सिर्फ इतने भी मुड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो एरिया आ गया ना, ये इसका प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ करा, एन वेक्टर। अब मैंने एन के ऊपर लगाया हुआ है कैप। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, आपके पास में एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है आपके पास में। ठीक है, और वैसे भी यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर है ना, ये क्या है आपका, इसको आप नॉर्मल बोलोगे यहां पर, कि प्लेन के सरफेस के नॉर्मल आपने क्या करा है, इस एन वेक्टर को ड्रॉ करा है। तो जो थीटा होता है ना, असल में ये जो थीटा होता है, ये इस यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। जैसे यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है, जैसे कि 0 डिग्री है।
ठीक है, ऐसे वाले केस में एंगल क्या आपके पास में 0 डिग्री है, जब मैंने कॉइल को कैसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, दूसरा केस है आपके पास में कि मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी ऐसे ही लग रही थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, अब क्या करा आपने, अब आपने कॉइल को इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे मेरा हाथ है ना, ऐसे रखा है मैंने इस कॉइल को, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे रखा है मैंने। अब इस मेरे हाथ के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो कोई लाइन, तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी ये, यानी ये क्या हो गया आपका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, हमारे पास में ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैंने वो तो बनाया ही नहीं, तो यानी ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई थी। ठीक है, यानी ये ऐसे मैंने दिखा रखी ना, असल में ये ऐसे है कॉइल। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर मैंने ये नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, यानी थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब यहां पर एक चीज याद रखना कि जो आपके पास में कॉस होता है ना, कॉस 0 डिग्री तो असल में 1 होती है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यानी कि जब आपके पास में जो नॉर्मल वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके ऊपर कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा आपका। ठीक है, फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा, या तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा हो, सेम प्लेन के अंदर हो, जैसे यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या थे, एक ही प्लेन के अंदर थे। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है, इन दोनों को मैं रफ कर दूं। अब आगे की साइड देखो, एक कंडीशन और बनती है, और वो कंडीशन क्या है कि मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना आप किसी एंगल पे गिर रही हैं, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसके अंदर आपने कोई प्लेन रख दिया, मतलब ये रखा हुआ था, अब यहां तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये प्लेन फिर से कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर आप क्या करो, नॉर्मल वेक्टर को ड्रॉ करो, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमारा एंगल बन जाए थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से। मैंने ऐसे ड्रॉ करा, ये नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ हो गया मेरे हाथ के परपेंडिकुलर। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लिया मैंने बी को इधर रिप्रेजेंट कर दिया, सारे ही बी है, तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल बना आपके थीटा, तो इस वाले केस में भी आपका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो इस केस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आगे चलते हैं अपने पास में, यानी कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने कैसे बताई थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपके पास में फॉर्मूला क्या होने वाला है, परफेक्ट। अच्छा देखो कि जो आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। यहां तक की बात ठीक है। तो अब फ्लक्स किसके बराबर है, फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या आया था, बी ए कॉस थीटा अपॉन में टाइम। यानी अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, अगर एरिया चेंज हो, अगर थीटा चेंज हो, कुछ भी चेंज होगा तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि आप इस करंट और ईएमएफ को प्रोड्यूस करा सकते हो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एंगल। ठीक है, हमारे पास एरिया का मतलब पोजीशन को चेंज कर कॉइल की। ठीक है, अब हम आगे की साइड चलते हैं, आगे चले यहां से। अब यहां से अपने पास में आ जाते हैं फॉर्मूलेस, और उससे पहले थोड़ा सा बेसिक और देखेंगे हम इसकी यूनिट से रिलेटेड। तो जो आपके पास में फ्लक्स होता है ना, इसकी यूनिट होती है आपके पास में वेबर। कौन सी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, आपके पास में वेबर। और क्या है, जो मैक्सवेल होती है वो क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट। मैक्सवेल क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट होती है। ऐसे ही बी से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं बी को, और इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास में, टेस्ला। क्या होती है इसकी यूनिट आपके पास में, टेस्ला होती है। ठीक है, आगे की साइड चले। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये फ्लक्स होता है ना, ये कैसी क्वांटिटी होती है। सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम दो टाइप की पढ़ेंगे, एक होगी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होगी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। एवरेज का मतलब ओवरऑल जो आपके पास में ईएमएफ निकल कर आई है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास में क्या ईएमएफ है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास में क्या ईएमएफ है, मतलब छोटे से टाइम पीरियड के अंदर भाई क्या ईएमएफ चेंज आई। तो पहले अगर मैं बात करूं एवरेज ईएमएफ की, तो एवरेज ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाय में टी। ठीक है, यहां तक की बात। अगर आपको वो बोले कि आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालनी है, जब भी आपको एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए निकालनी हो, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। यहां पर इस ट्राइंगल का मतलब डेल्टा बोलते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब भी क्या होता है आपके पास में, चेंज होता है।
इस डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, आपके पास में चेंज होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस में हम क्या लिख देंगे, डी फाई बाय में डी टी। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो नीचे लिखा होता है ना, इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएशन किसकी हो रही है, फ्लक्स की, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपने ना ओहम्स लॉ पढ़ा होगा दैट V इज इक्वल टू I इंटू में R के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज नहीं, हम EMF की बात करेंगे। EMF और वोल्टेज को आप एक तरीके से सेम मान सकते हो। देखो तो EMF किसके बराबर हो जाएगी, I इंटू में R के बराबर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में मैं इस E की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, I इंटू में R पुट कर सकती हूँ। किसके बराबर हो जाएगा, अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूं, सो डी फाई बाय में डी टी, यानी कि इस I की वैल्यू क्या निकल जाएगी, डेल्टा फाई अपॉन में आर टी। और इसको हम क्या बोलते हैं, आई से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या निकल गया आपका, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। सो इंड्यूस, मैंने बोला था ना करंट और ईएमएफ दोनों प्रोड्यूस होगी, तो आपके पास ये था, आपके पास में एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, और ये क्या निकल गया आपके पास में, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला, ठीक है। या फिर आप इसे एवरेज, जब तक आप डेल्टा का साइन यूज कर रहे हो तो हम एवरेज ईएमएफ निकाल रहे हैं, एवरेज करंट निकाल रहे हैं। जब बी का यूज करेंगे तो आप यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी और वैल्यूज और निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास में, हाँ ये बराबर आ गई आपके पास में डेल्टा फाई अपॉन में आर इंटू में टी। अब देखो करंट, चार्ज किसके बराबर होता है, करंट होता है क्यू बाई टी के बराबर, और ये क्यू क्या होगा आपका, यहां पर जब मैं पुट करूंगी तो इंड्यूस्ड, अब हम चार्ज निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। तो आई की जगह पे मैंने क्यू बाई में टी पुट कर दिया, किसके बराबर है, डेल्टा फाई आर इंटू में टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय में आर। ये क्या हो गया आपके पास में, इंड्यूस्ड चार्ज निकल गया। यहां सब कुछ इंड्यूस्ड निकलेगा, यानी यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो आपके पास में इंड्यूस्ड चार्ज होता है ना, ये देखो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इंड्यूस्ड चार्ज आपका चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा जब आप उसको टाइम से डिवाइड करोगे, और चेंज ऑफ फ्लक्स कब आएगा, जब आपके पास में सिर्फ चेंज लिख रखा है, मतलब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई होगी। मान लिया आपके पास में चेंज होकर फ्लक्स आ गया फाई 2, पहले था फाई 1 और अपॉन में हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, सॉरी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया यहाँ तो हमने। तो यानी यहाँ पर सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर नहीं। कौन, आपका इंड्यूस्ड चार्ज। यहाँ पर ना एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। और वो छोटी सी बात ये है कि अगर आपके पास में कोई कॉइल क्लोज्ड है, सपोज मैंने लूप ली, कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप थी इसके अंदर, ठीक है आपके पास में, अच्छा सर्कुलर मैंने लूप ली, ठीक है। तो अगर ये लूप आपके पास में क्लोज है और इसके अंदर मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है, चलो करंट नहीं लेते हम, ठीक। अभी सिर्फ इतना समझो कि आपके पास में क्या है, कोई क्लोज लूप है ये, ठीक है, आपके पास में क्लोज लूप है। अब क्या होगा, अगर ये लूप पूरी की पूरी क्लोज्ड है तो इसके अंदर आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस्ड होगी और आपके पास में इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। आई करंट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर ये लूप आपकी ब्रेक हुई है, यानी यहाँ पर बीच में ये ब्रेक हुई है, पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लिया इस वाले एंड को मैंने पी मान लिया, इसको क्यू, तो अगर लूप ब्रेक हुई है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगी, ई से हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं और आई से करंट को, लेकिन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होता। क्या नहीं होता, अगर कॉइल ब्रेक हुई है तो आपके पास में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड आपका नहीं होगा, ठीक है। क्यों, अब रीजन भी तो बनता है ना भाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीजन ये होता है हमारे पास में कि जब ये कॉइल बीच में से ब्रेक कर जाती है, यानी ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कुछ ना कुछ करंट होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है यहाँ पर एक पूरा करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे दो एंड्स के ऊपर। यानी मान लिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक एंड के ऊपर
ऊपर इकट्ठे हो गए, मान लिया पी एंड के ऊपर क्या हो गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे। दूसरा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, पूरी के पूरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के चैप्टर में वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी ये सारा का सारा फिनोमिना होगा। तो क्या होगा आपके पास में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये वाला एंड अगर नेगेटिव हो गया तो दूसरा पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होता। रीजन क्या देंगे, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड के ऊपर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। सर्किट आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये कुछ इधर इकट्ठे हो गए सारे के सारे, इधर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहां तक की बात। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का पार्ट अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है।